This plain-looking sedan is actually one of them. It's from Chinese automaker BYD. Bad-looking car. It sort of looks like a Corolla or maybe a Kia Optima. Vehicles that are ready, that are up to snuff in terms of quality, fit and finish, design, that remains to be seen yet. You don't see them at all as a competitor? No, I don't think they have a great product. सोचो एक आदमी, ना कोई फैंसी डिग्री, ना सिलिकॉन वैली बैकग्राउंड और सामने एलोन मस्क, इनोवेशन का किंग जिसे दुनिया मानती है। लेकिन आज एक ऐसी कंपनी है जो टेस्ला को ना सिर्फ कड़ी टक्कर दे रही है बल्कि ग्लोबल ईवी रेस में टेस्ला को पछाड़ रही है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात, कुछ साल पहले तक इस कंपनी का मजाक उड़ाया जाता था। ये केस स्टडी है BYD की। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से एक छोटी बैटरी कंपनी ईवी जिएंट बन गया, किस तरीके से उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और सब कुछ ट्रैक पे लेके आए, और कौन सी वो बातें हैं जो बिजनेस में हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। 1995 में बैटरी इंडस्ट्री बड़े प्लेयर्स का गेम था, टोटली जापान डोमिनेटेड कंपनियां। एक्सपर्ट का कहना था कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज का है, लेकिन वांग चांगफू ने इसका बिल्कुल उलट फैसला लिया और मार्केट में उसका मजाक बनाया गया। बड़ी कंपनियां लिथियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन जो पुराने कस्टमर्स थे, पुरानी टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे तरीके की बैटरीज यूज़ कर रहे थे, वो सब अवॉइड कर दिए गए थे। उनको एक तरीके से मार्केट में नकारा गया था। इसी चीज़ को, इसी गैप को वांग ने देखा और इस चीज़ को पकड़ के उन्होंने एक नई थीम, नए बिजनेस के बारे में सोचा। वांग ने इस सबसे बड़े मौके को पहचाना और कंपटीशन से बाहर रह के इस बिजनेस मॉडल को स्थापित किया। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस है। जापान इसमें जीत पा रहा था क्योंकि हाईटेक मशीन्स, क्लीन रूम्स और हैवी इन्वेस्टमेंट जापान के पास में अवेलेबल थी। वांग ने इसमें एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पूरी फैक्ट्री को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने की बजाय सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बनाया जहाँ पे वो प्रोसेसिंग चलनी है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पे वर्कर बाहर रह सकता है और ऑपरेटिंग कर सकता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की आराम से एक क्लीन, प्रॉपरली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ में। इसको ग्लव बॉक्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बॉक्स के अंदर ही काम होता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ में लो इन्वेस्टमेंट में फास्ट स्केलिंग हुई। जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, जिसके लिए हमें हैवी इक्विपमेंट्स और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके का वांग का एक स्मार्ट मूव ये सारी चीज़ें बहुत आसान कर देता है और बहुत ही प्लान तरीके से आगे बढ़ता है। इसी प्रोसेस के साथ में BYD एक स्टेबल बिजनेस बन गया 2002 तक। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, एक अच्छी मार्केट इमेज। लेकिन कोई भी और बिजनेसमैन होता तो यहाँ पे वो स्टेबल रहने की कोशिश करता और सेम इसी पैटर्न पे चलने की कोशिश करता। लेकिन वांग ने एक बहुत ही हार्ड स्टेप उठाया। उन्होंने बोला हम कार बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में BYD का कार का जो प्रोजेक्ट था वो कॉपी कैट के नाम से जाना गया स्टार्टिंग में, क्योंकि वीक क्वालिटी डिज़ाइंस कुछ ऐसे लग रहे थे कि दूसरी कंपनियों को कॉपी किया गया है और बहुत ही स्टेबल सी इमेज नहीं थी, बहुत ही स्टेबल से डिज़ाइंस या फिर पूरा स्ट्रक्चर उनका नहीं था। मार्केट में काफ़ी मजाक उड़ाया गया इस चीज़ का। इस शॉर्ट टर्म एम्ब्रेसमेंट को वांग ने टोटली इग्नोर किया और आगे बढ़े। सारी चीज़ें मॉडिफाई की, अच्छे तरीके से प्लान की और एक स्टेबल बिजनेस बनाया। 2020 के पेंडेमिक टाइम पे ऑटो इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। सारी की सारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, लेकिन BYD की इमेज थोड़ी सी अलग रही, स्टेबल रही। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट नहीं, सिचुएशन के हिसाब से पाइवट करता है और वांग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने अपनी कार फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन स्टार्ट रखी और कुछ ही हफ्तों में वो वर्ल्ड के टॉप मास मैन्युफैक्चर कंपनीज में शामिल हो गए। अब आता है मेन बैटल, कॉस्ट एडवांटेज। BYD में बैटरियां खुद बन रही थी, सप्लाई चेन कंट्रोल में थी और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी। तो इस तरीके से BYD बहुत ही अफोर्डेबल कार्स बना पा रहा था। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के लिए BYD ने लॉन्च की LFP बेस्ड ब्लेड बैटरीज, जो कि ज़्यादा सेफ थी, थर्मल स्टेबिलिटी थी और फायर रिस्क सिग्निफिकेंटली कम था पहले की और सभी बैटरीज से। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ टेस्ला मॉडल्स में यही सेम बैटरीज भी यूज़ हो रही थी।
सेम BYD मेक के साथ में। अब टेस्ला और BYD में कड़ी टक्कर थी, लेकिन पैटर्न दोनों का ही बिल्कुल अलग था। टेस्ला का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैटर्न पे था, ऐसा सेगमेंट जहाँ पे महंगी कार्स हों, बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें मेंटेन कर पाएँ, डिज़ाइंस वगैरह ये वो। लेकिन मास प्रोडक्शन पे फोकस होने की वजह से BYD टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही थी। और फिर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक वांग ने खेला। EV कार्स बनाने के साथ साथ में उन्होंने हाइब्रिड कार्स भी बनाई, जिसमें PHEV के ऊपर फोकस किया गया। हाइब्रिड पे फोकस करने का उनका मेन रीज़न था चीपर प्रोडक्शन। चार्जिंग डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि हाइब्रिड में गाड़ी चलते हुए भी बैटरी चार्ज हो सकती थी। अगर एरिया वाइज हम देखें, रूरल और 2-3 टायर सिटीज़ जो हैं वहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं, या फिर EV चार्जिंग स्टेशंस अगर कम है तो हाइब्रिड कार्स के चलने के ज़्यादा चांसेस थे, वो ज़्यादा सूटेबल थी। अगर अब हम टेस्ला और BYD का कंपैरिजन करें तो BYD EV और हाइब्रिड दोनों ही कार्स बेच रही थी, जबकि टेस्ला बहुत ही एक लिमिटेड सेगमेंट में प्रीमियम कार्स EV बेच रही थी। अगर BYD की हम बात करें EV और हाइब्रिड सेक्शन की दोनों को मिला के, तो वो टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है। और सिर्फ EV सेगमेंट की बात करें तो टेस्ला के बहुत ही क्लोज है BYD। वांग के इन सब बोल्ड स्टेप्स की वजह से इंडस्ट्री में जैसे उनका मजाक बनाया गया, आज वो इंडस्ट्री डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं कुछ आसान शब्दों में आपको बिजनेस लेसन्स बताऊंगा कि क्या चीज़ें हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। वो इस तरीके से हैं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैश फ्लो स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके से कीजिए, कोई भी अच्छा सोल्यूशन लेके आइए, आसान तरीके से कीजिए। उसके बाद में आप आपके ड्रीम्स चेज कर सकते हो, कोई प्रीमियम सेगमेंट उतार सकते हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट प्लान कर सकते हो जो पहले आप नहीं प्लान कर रहे थे, फंड्स की वजह से, कैश फ्लो की वजह से। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स आइडियाज से हमेशा बेहतर होता है सिंपल सोल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए जो चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। जब आपके हाथ में एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा, उसके बाद में बहुत आसानी से आप उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी काम कर पाओगे जो आपने पहले प्लान की थी। क्रिटिसिज्म को कभी भी नेगेटिव मत लेके जाओ, वो आपको ये समझाता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। अगर आपका पूरा फोकस आपके प्रोडक्ट पे, आपके बिजनेस पे है, तो ये डैम श्योर है कि आप एक न एक दिन कामयाब होंगे। और सबसे आखिर में, मास मार्केट ही असल में बिजनेस है। अगर आप सेल्स को एक्सपेंड कर पाते हैं, अच्छे तरीके से सेल्स पे फोकस करते हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस स्टैंड अप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बातें याद रखना। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जीनियस होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट और किस गैप को फिल करने के लिए, किस रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं। अगर इतनी क्लैरिटी आपके दिमाग में है और आपने सिंपल स्टेप्स में उस प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, तो आपका आधा बिजनेस सक्सेसफुल है। इसके बाद में कैश फ्लो और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीटली उस बिजनेस को स्टेबल बनाएंगी। मैं हूं रवि राजपूत। ऐसी ही बिजनेस स्टडीज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल।